कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण। और वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है। हम जो पहला आधार है वो चुन रहे हैं और वो है प्रावस्था के मध्य आकर्षण। प्रावस्था के मध्य आकर्षण के आधार पर जो प्रावस्थाएं होती हैं, परिक्षेप प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, वो इसकी प्रावस्था ही है। तो प्रावस्था के मध्य आकर्षण के आधार पर और प्रावस्था के मध्य आकर्षण के आधार पर कोलाइडी विलयन दो प्रकार के होते हैं। दोनों प्रकार के जो कोलाइडी सॉल्यूशन इस आधार पर है वो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं और एक बार उनमें अंतर भी पूछा गया है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, इस आधार पर दो प्रकार के होते हैं और वो दो आधार मैं लिख रहा हूं। एक होता है द्रव स्नेही। कौन से वाला? द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन। द्रव स्नेही का एक नाम और है जिसे द्रव रागी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव रागी। द्रव स्नेही अथवा द्रव रागी एक ही चीज है। और फिर दूसरा इधर हम बात कर लेते हैं द्रव विरोधी। कौन सा? जस्ट उसका विपरीत है द्रव विरोधी, या फिर इसे बोलते हैं द्रव विरागी। इसे क्या बोलते हैं? द्रव विरागी। और हमारे एग्जाम में यह प्रश्न आया था कि द्रव रागी और द्रव विरागी कोलाइडी विलयन में दो अंतर रखिए, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ प्रावस्था के मध्य आकर्षण के आधार पर कोलाइडी विलयन दो प्रकार के होते हैं। द्रव स्नेही बोल दीजिए या द्रव रागी बोल दीजिए, एक ही बात है। फिर द्रव विरोधी बोल दीजिए या फिर द्रव विरागी बोल दीजिए, एक ही बात है। अब हम साथ साथ तो डेफिनेशन पूरी कर देंगे और अंतर है वो भी हम पूरे कर देंगे। तो ध्यान देना, एक बात तो आपने यहाँ ये जान ही ली कि कोलाइडी विलयन हमेशा दो अवस्थाओं से बनते हैं। एक होती है परिक्षिप्त प्रावस्था, एक होता है परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था थोड़े वाली होती है, परिक्षेपण माध्यम अधिक वाला होता है। तो इनमें दो प्रावस्थाएं काम करती हैं। तो याद रखना कि वे कोलाइडी विलयन जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल होता है तो उसे द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन कहा जाता है। और जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य प्रतिकर्षण होता है या यूं बोल दूं आकर्षण नहीं पाया जाता है, उसे द्रव विरोधी कोलाइडी सॉल्यूशन बोलते हैं। ये तो इनकी सामान्य सी परिभाषा होगी। दोबारा फिर सुन लीजिए कि इसमें दो अवस्थाएं मिलेगी, इसमें भी दो अवस्थाएं मिलेगी। एक होती है परिक्षिप्त प्रावस्था, एक होता है परिक्षेपण माध्यम। तो याद रखना, परिक्षिप्त प्रावस्था जो कि थोड़े वाली होती है। कौन सी होती है? थोड़े वाली। और एक होता है परिक्षेपण माध्यम। कौन से वाला? परिक्षेपण माध्यम। तो मैं यूं बोलूं आपको, जैसे आप गोंद ले लीजिए, गोंद, आप जो गोंद लोगे वो गोंद तो परिक्षिप्त प्रावस्था है। आप उस गोंद को और विलायक में घोल लीजिए, अर्थात पानी में घोल लीजिए, तो यहां जो पानी है वो याद रखना परिक्षेपण माध्यम है। और दोनों को आप अच्छी तरह मिश्रित कर लोगे तो बन गया कोलाइडी विलयन। ठीक है ना? तो परिक्षिप्त प्रावस्था हमेशा थोड़े वाली होती है, परिक्षेपण माध्यम हमेशा अधिक मात्रा वाला होता है। और जब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण होता है, अर्थात आप गोंद को जल में मिलाओगे तो दोनों के मध्य आकर्षण होता है, दोनों के अणु एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन बन गया। और जब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण नहीं होता है, दोनों एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, तो फिर ऐसे कोलाइडी सोल को द्रव विरोधी कोलाइडी सोल कहा जाता है। तो ये सामान्य सी बात आप ध्यान रखना। इसमें आप एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि गोंद ले सकते हो, स्टार्च ले सकते हो, और एक आपके जिलेटिन होता है, जिलेटिन जो कि हम आइसक्रीम पर डालते हैं, आइसक्रीम को पिघलने से बचाने हेतु, और एक बुरादा होता है, खोपरे का बुरादा जिसे आप बोलते हो, तो उस जैसा होता है ये जिलेटिन। ठीक है ना? आइसक्रीम को पिघलने से बचाने हेतु और उस पर एक भूरे रंग का
और पदार्थ डाला जाता है जिसे जिलेटिन कहते हैं, तो वो भी क्या है, आपके परिक्षिप्त प्रावस्था है। ये भी परिक्षिप्त प्रावस्था है, ये भी परिक्षिप्त प्रावस्था है। इन तीनों परिक्षिप्त प्रावस्थाओं को बारी बारी आप विलायक में मिलाओगे तो इनके मध्य आकर्षण होगा और बनेगा द्रव स्नेही कोलाइडी सोल। इधर वाले में अगर आप बात करना चाहो तो जैसे सोने का सोल कोलाइडी विलियन को ही बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना। AU ओरम सोना होता है लैटिन भाषा में, तो आप सोने का कोलाइडी सोल बनाओ घोल करके, तो सोने का सोल द्रव विरोधी सोल होता है, द्रव विरोधी कोलाइडी विलियन होता है। इसी प्रकार एक अपने प्रैक्टिकल में लगता है FeOH की होल थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी सोल या कोलाइडी विलियन, ये भी द्रव विरोधी होता है। तो ये आप दो एग्जांपल उस वाले में याद रखना। और अब हम बात करते हैं इनके अंतर की। तो अंतर में थोड़ा सा आप ये ध्यान में रखना कि जब आप द्रव स्नेही की बात करो, जब आप गुण बात करो, गुण लिखे जाते हैं अंतर में, ठीक है ना। तो अंतर बता रहा हूं, अंतर ही वही इनके गुण हैं। ऐसे पूछे प्रश्न कि द्रव स्नेही कोलाइडी सोल के गुण लिखिए, तो जो बातें यहां लिख रहा हूं वो गुण है, और जो अंतर के रूप में लिखूं वो ही इनके अंतर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप ध्यान देना कि जब परिक्षेप प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को सीधे मिश्रित कर दिया जाता है तो द्रव स्नेही कोलाइडी सोल बनते हैं। मैं गुण की बात करूं तो मैं दूसरे शब्दों में यूं बोल दूं कि द्रव स्नेही कोलाइडी सोल आप बनाओगे तो परिक्षेप प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम में या परिक्षेपण माध्यम को परिक्षेप प्रावस्था में सीधे ही मिश्रित कर दीजिए। बाहर से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कोई रासायनिक विधि लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई गर्म करने की आवश्यकता नहीं है, कोई आपको ताप देने की आवश्यकता नहीं है। परिक्षित प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम में डाल दीजिए, स्थिर छोड़ दीजिए, द्रव स्नेही कोलाइडी सोल बन जाएगा। और द्रव विरोधी में क्या होगा, परिक्षित प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम में मिलाओगे तो दोनों के मध्य प्रतिकर्षण होगा, दोनों एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे, तो दोनों कण एक दूसरे को खींचेंगे नहीं अपनी ओर, एक दूसरे की ओर आकर्षित नहीं हो पाएंगे। ऐसी अवस्था में आपको रासायनिक विधि से दोनों को मिलाना पड़ेगा। तो द्रव स्नेही का गुण यह है कि इसमें परिक्षित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को किसी रासायनिक विधि से मिश्रित किया जाता है, और इसमें परिक्षित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को बिना कोई रासायनिक विधि के सीधे ही मिश्रित कर दिया जाता है। तो ये बात ध्यान में रखना। फिर मैं बात करूं, ये स्थायी होते हैं, ये वाले कोलाइडी सोल जो बनेंगे ना वो स्थायी होते हैं, और ये वाले कोलाइडी सोल अस्थायी होते हैं। क्यों, ध्यान देना, क्योंकि इनको तो परिक्षित प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम में बिना कोई रासायनिक विधि के मिश्रित किया गया है, तो ये तो जब बनेंगे तो परमानेंट होंगे, और इसमें परिक्षित प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम में किसी रासायनिक विधि से मिलाया गया है तो फिर ये परमानेंट नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। कहने का अर्थ ये आप कितने लंबे समय बाद काम में ले सकते हो, आपको जिस रूप में आपने बनाकर छोड़ा उसी रूप में आपको लंबे समय बाद देखने को मिलेंगे, और ये वाले आपने जिस रूप में इनको बनाकर छोड़ा तो ये लंबे समय तक उस रूप में नहीं रह पाएंगे। जिस रूप में आपने इनको बना करके छोड़ा उस रूप में लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे, तो फिर ये अस्थायी हो गए, और ये वाले लंबे समय तक चल पाएंगे तो स्थायी हो गए। ध्यान देना, ये उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। ये वाले कौन सी प्रकृति के होते हैं, उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। यानी याद रखना, उत्क्रमणीय प्रकृति रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल प्रकृति के होते हैं, और ये वाले अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, इररिवर्सिबल प्रकृति के होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। अनुत्क्रमणीय होने का अर्थ, ये इसका अर्थ पहले ये बता देता हूं। उत्क्रमणीय होने का अर्थ है कि आप परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम में मिश्रित करोगे और कोलाइडी विलियन बन जाएगा, द्रव स्नेही वाला कोलाइडी सोल बन जाएगा। तो कहने का अर्थ, जब हमें जरूरत हो तो हम बने हुए कोलाइडी सोल से परिक्षिप्त प्रावस्था से परिक्षेपण माध्यम को अलग कर सकते हैं। जब हम चाहें तब हम परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम से अलग कर सकते हैं, तो उत्क्रमणीय हो गया। तो उत्क्रमणीय होने का अर्थ है कि परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम से आवश्यकता अनुसार अलग किया जा सकता है,
और इस वाले में क्या होगा, परिक्षेप प्रावस्था को आपने परिक्षेपण माध्यम में मिला दिया, तो किसी रासायनिक विधि से मिलाया, ऐसे तो मिलाए नहीं जाते हैं, रासायनिक विधि से मिलाया आपने, तो फिर इसका कोलाइडिसोल बन गया। उस कोलाइडिसोल में अब आप चाहो कि हम तो परिक्षेप प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम से अलग करना चाहते, तो अलग नहीं कर पाओगे। परिक्षेप प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम से आप किसी भी विधि से अलग नहीं कर पाओगे, तो ये अनुत्क्रमणीय प्रकृति की हो गई। ये बात ध्यान रखना। एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देना, ये टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते हैं। कौन से वाला, टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते हैं। ये वाले कोलाइडिसोल जो है वो नहीं दर्शाते हैं। कौन सा प्रभाव, टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते हैं, जबकि दरव विरोधी टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। याद रखना, टिंडल प्रभाव एक तो होता है प्रकाश में और एक होता है द्रव में, और द्रव में कौन, कोलाइडिसोल, और वो भी कौन से वाले, द्रव विरोधी कोलाइडिसोल है, कोलाइडिविल वो दर्शाते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं जो प्रकाश में टिंडल प्रभाव है। आपने भौतिक विज्ञान में पढ़ा है कि जब हमारे कमरे में रोशनदान में से और प्रकाश की किरणें आती हैं, तो फिर कमरे के अंदर और धूल के कण हैं, वो उन गिरने वाली प्रकाश की किरणों में वो धूल के कण हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो वो क्या है, वो प्रकाश में टिंडल प्रभाव है, प्रकाश में टिंडल प्रभाव है। लेकिन मैं यहाँ द्रव की बात कर रहा हूं, द्रव की। तो द्रव में देखिए क्या होता है कि हम कोलाइडिसोल तैयार कर ले, यानी चाहे तो सोने का कोलाइडिसोल बना ले या फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडिसोल बना ले, वो कोलाइडिसोल हमने बना लिया, और कोलाइडिसोल बना करके हम उसको एक कांच के पात्र में भर लेते हैं, और कांच के पात्र में भरकर और साइड में से हम टॉर्च की रोशनी डालते हैं उस पर, और टॉर्च के ठीक सामने उस दिशा से हम देखते हैं। पात्र में आपने, कांच के पात्र में कोलाइडिसोल भर लिया, कौन सा, द्रव विरोधी वाला। अब एक सिरे से आप और टॉर्च की लाइट है वो लगाइए, टॉर्च की लाइट के सामने उस पात्र की, और आप दूसरी साइड से देखिए, बीच में यहाँ पात्र में कोलाइडिसोल भरा है, इधर से टॉर्च लगाई आपने लाइट, सामने से इधर से देखिए, यूं आप देखोगे कि कोलाइडिसोल में जो कण है वो कण है, जैसे ही उन कणों पर और वो टॉर्च की लाइट गिरती है, तो वो कण है उनका हमें पथ चमकता हुआ दिखाई देता है। जो कोलाइडिविलियन के कण हैं, उन कणों पर जैसे ही टॉर्च की लाइट गिरती है, तो लाइट गिरने से और वो कण हमें इधर से उधर जाते हुए और चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो मैं बोलूंगा उन कणों का पथ, रास्ता हमें चमकता हुआ नजर आता है, वो ही टिंडल प्रभाव है। तो वो द्रव में होता है, लिक्विड में होता है, या यूं बोलूं मैं कोलाइडिविलियनों में होता है। और कोलाइडिविलियन में विशेष तौर से पूछे तो कौन से वाले, द्रव विरोधी वाले कोलाइडिसोल हमेशा टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं, द्रव स्नेही वाले नहीं दर्शाते हैं। और याद रखना, इनमें आप विद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा मिलाओगे, विद्युत अपघट्य, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स, विद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा मिलाओगे, अधिक मात्रा मिलाओगे तो इनका स्कंदन होगा, अधिक मात्रा से स्कंदन होगा। आप कहोगे ये स्कंदन क्या होता है? स्कंदन का अर्थ होता है जम जाना। जैसे हम दूध से दही बनाते हैं, तो दूध से दही बनाते हैं तो वो दूध का स्कंदन हो गया। ठीक इसी प्रकार आप द्रव स्नेही कोलाइडिसोल में और जब अधिक मात्रा में विद्युत अपघट्य मिलाओगे, आप कहोगे ये विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? विद्युत अपघट्य वो पदार्थ होते हैं जो किसी विलायक में डालने पर और आयनों में टूट जाते हैं और धारा का प्रवाह करते हैं। जैसे HCl को आप विलायक में डालिए, H+Cl- बन जाएगा और ये H+Cl- उसमें धारा का प्रवाह करेंगे, तो यहाँ HCl विद्युत अपघट्य है। इसी प्रकार HNO3 को डाल लीजिए, H2SO4 को डाल लीजिए, ये सारे के सारे जल में आयनों में टूट करके और विपरीत आयन बना लेंगे, और वो विपरीत आयन अब उस जल में धारा का प्रवाह करेंगे एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर। तो मैं इन जो पदार्थों को जो कि उस जल में डालने पर आयनों में टूट गए थे, मैं इन पदार्थों को विद्युत अपघट्य बोलूंगा। और ये विद्युत अपघट्य अगर हम द्रव स्नेही कोलाइड में मिला दें, जैसे HCl मिला दिया, आपके H2SO4 मिला दिया और HNO3 मिला दिया, ये हम मिलाए, लेकिन अधिक मात्रा में मिलाएंगे तो फिर द्रव स्नेही कोलाइड का स्कंदन हो जाता है। जैसे दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक
ऐसी स्थिति इनकी हो जाती है जब हम अधिक मात्रा में इनमें विद्युत अपघटे मिला दें तो ये दूध से दही जैसे बन जाता है, ठीक उसी स्टेज में आ जाते हैं, अर्थात मैं बोलूंगा जम जाते हैं। तो जमना ही स्कंदन कहलाता है। इनमें तो अधिक मात्रा में अपघटे मिलाने से स्कंदन होगा, लेकिन याद रखना इनमें थोड़ी मात्रा में अगर आप विद्युत अपघटे मिला दोगे तो ही इनका स्कंदन हो जाएगा। द्रव विरोधी उनमें आप H2SO4, HCl अथवा HNO3 की थोड़ी सी मात्रा डाल दीजिए और वो विद्युत अपघटे डालने से वो द्रव विरोधी जो कोलाइडिसोल है वो जम जाएंगे दही की तरह। तो उनका थोड़ी सी मात्रा में ही अपघटे डालने पर स्कंदन हो जाता है। और लास्ट याद रखना कि इनका जल योजन हो जाता है, इनका जल योजन हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, ये जल योजन क्या है। अर्थात एक बार जब आपने द्रव स्नेही कोलाइडिसोल बना लिया और आप ऊपर से उसमें पानी डाल रहे हो तो पानी डालते ही पूरा द्रव स्नेही कोलाइड उस जल में, उस पानी में पुनः घुल जाएगा। हमें दो लेयर, दो प्रकार की परतें नजर नहीं आएंगी। सीधा ही कोलाइड, द्रव स्नेही कोलाइडिसोल आप पहले बना लीजिए, बना करके उसमें जल डाल दीजिए। जल डालते ही द्रव स्नेही कोलाइड जो बना हुआ था वो पूरा जल के अंदर मिश्रित हो जाता है। हमें यह पता नहीं चलता कि हमने ऊपर से इसमें कुछ मिलाया है क्या। लेकिन यहां आप जल डालोगे तो जल योजन नहीं होता है, जल योजन नहीं होता है। इसका अर्थ ये हो गया कि एक बार आप द्रव विरोधी कोलाइडिसोल बना लीजिए, परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम को किसी रासायनिक विधि से मिलाइए, मिलाकर के द्रव विरोधी कोलाइडिसोल बना लीजिए और द्रव विरोधी कोलाइडिसोल बन जाएगा। फिर आप उसमें ऊपर से जल मिलाइए, वो जल उसमें पूरी तरह मिश्रित नहीं होगा, वो जल हमें उसमें अलग ही नजर आएगा। तो जल के साथ उसका योजन नहीं हुआ है, अर्थात ये जल योजन नहीं करते हैं, ये जल योजन कर लेते हैं। तो एक अच्छा प्रश्न था, आप अंतर के रूप में भी याद रखिए और दोनों की परिभाषा के रूप में भी याद रखिए। और एग्जाम में पूछा गया है परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पर। दूसरा प्रकार है ये, हम पढ़ रहे हैं कोलाइडों का वर्गीकरण। तो परिक्षिप्त प्रावस्था जो कोलाइडिसोल में थोड़े वाली अवस्था होती है वो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है। आप जानते हो एक होती है परिक्षिप्त प्रावस्था और एक होता है परिक्षेपण माध्यम। तो परिक्षेपण माध्यम तो हमेशा अधिक मात्रा वाला होता है, परिक्षेपण माध्यम तो अधिक मात्रा वाला, और परिक्षिप्त प्रावस्था थोड़े वाली होती है। और दोनों को मिलाओगे तो बन जाएगा कोलाइडिसोल। जैसे मैं फॉर एग्जांपल कहूं कि गोंद है, गोंद को पानी में मिला दीजिए तो गोंद तो परिक्षिप्त प्रावस्था है और जो विलायक है, जो पानी है, वो परिक्षेपण माध्यम है। जब दोनों को मिक्स कर दोगे तो बन जाएगा कोलाइडिसोल या फिर बोलूं कोलाइडिविलियन, एक ही बात है, कंफ्यूजन मत होना। अब यहां हम परिक्षिप्त प्रावस्था यानी जो थोड़े वाली अवस्था होती है, थोड़े वाली अवस्था है, उसके जो कण हैं उन कणों के आधार पर और हम कोलाइडिसोल का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो इस आधार पर यानी परिक्षिप्त प्रावस्था के जो कण हैं, इन कणों के आकार के आधार पर कोलाइडिसोल या कोलाइडिविलियन तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार जो यहां है वो होगा बहुआण्विक कोलाइडिविलियन। कौन से वाला? बहुआण्विक कोलाइडिविलियन, बहुआण्विक कोलाइडिविलियन। याद रखना ये कणों के आकार के आधार पर पहला प्रकार है, पहला प्रकार है। इसमें होता क्या है कि ऐसा कोलाइडिविलियन जिसमें कोलाइडी कणों का आकार 10 की पावर -7 सेंटीमीटर से कम होता है, ऐसा कोलाइडिविलियन जिसमें कोलाइडी कणों का आकार 10 की पावर -7 सेंटीमीटर से कम होता है, वो याद रखना कोलाइडी कण आपस में दुर्बल वांडरवाल बलों द्वारा जुड़े रहते हैं। कोलाइडी कण आपस में दुर्बल वांडरवाल बलों द्वारा जुड़े रहते हैं। तो ऐसे विलियन को बहुआण्विक कोलाइडिविलियन कहा जाता है या बहुआण्विक कोलाइडिसोल कहा जाता है। दोबारा फिर सुन लीजिए,
ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें कोलाइडी कणों का आकार 10 की पावर -7 सेंटीमीटर से कम हो और कोलाइडी कण आपस में दुर्बल वांडरवाल बलों द्वारा जुड़े रहते हो, तो ऐसे विलयन को बहुआण्विक कोलाइडी विलयन कहा जाता है। और इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे सोने का सोल है, ठीक है ना, सोना जो धातु है, तो सोने का सोल अर्थात सोने को पिघला करके और जो कोलाइडी विलयन बनता है वो बहुआण्विक कोलाइडी विलयन कहलाता है। जब सोने की धातु को पिघलाया जाता है, द्रवित किया जाता है, तो वो बहुआण्विक कोलाइडी सोल बनता है। इसी प्रकार अधातुओं में सल्फर अधातु होती है, सल्फर का सोल हम बनाएंगे तो याद रखना वो भी बहुआण्विक कोलाइडी सोल कहलाएगा। तो आप दो एग्जांपल जरूर याद रखना, सोने का सोल और सल्फर का सोल। ये तो कहने का अर्थ धातु का सोल है, धातु का कोलाइडी विलयन, और अधातुओं में सल्फर का कोलाइडी विलयन बहुआण्विक कोलाइडी विलयन के एग्जांपल हैं। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा, हम कणों के आकार के आधार पर दूसरा प्रकार है, उसकी बात करूं तो वो है वृहद आणविक कोलाइडी सोल। कौन से वाला? वृहद आणविक। वृहद का मतलब होता है बहुत बड़े, वृहद आणविक कोलाइडी सोल। तो वृहद आणविक कोलाइडी विलयन कहूं या कोलाइडी सोल कहूं, कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है। बृहद आणविक कोलाइडी सोल या बृहद आणविक कोलाइडी विलयन एक ही बात होती है हेडिंग के तौर पर। देखिए इसमें क्या होगा कि जब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, आप ये बात तो पक्की गांठ बांध लेना कि कोलाइडी विलयन में हमेशा दो अवस्थाएं होती हैं, एक होती है परिक्षिप्त प्रावस्था, एक होता है परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त थोड़े वाली होती है, परिक्षेपण ज्यादा वाला होता है। एग्जाम्पल देके बताऊं तो गोंद ले लीजिए, गोंद की थोड़ी मात्रा और पानी में डाल दीजिए, तो यहाँ पानी है वो परिक्षेपण माध्यम है, गोंद की थोड़ी मात्रा है वो परिक्षिप्त प्रावस्था है। दोनों को किसी विधि से मिक्स कर दोगे तो गाढ़ा जो घोल बनेगा उसे बोलूंगा मैं कोलाइडी विलयन। तो यहाँ वृहद आणविक कोलाइडी विलयन में क्या होता है कि जब परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के कण आपस में संगुणित तो हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं। जब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण के माध्यम कण आपस में संगुणित हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, तो याद रखना बहुलक जैसे पॉलीमर जैसे बड़े बड़े अणु बन जाते हैं। जब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के कण आपस में एसोसिएट हो जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं, तो पॉलीमर जैसे बहुलक जैसे बड़े बड़े अणु बन जाते हैं। और वो बड़े बड़े अणु जब पानी में घुल करके या विलायक में घुल करके और जिस कोलाइडी सोल का निर्माण करते हैं उसे वृहद आणविक कोलाइडी सोल कहा जाता है। जैसे इसी में ले लेता हूं मैं, इसके अंतर्गत आता है गोंद, रेजिन। रेजिन मैंने कहा था कि आइसक्रीम को पिघलने से बचाने हेतु और उस पर एक बारीक पाउडर छिड़का जाता है, ठीक है ना, बुरादा जैसे होता है, तो उसे रेजिन बोलते हैं। तो गोंद ले लीजिए, रेजिन ले लीजिए, इसके अलावा कुछ रेसे, कृत्रिम रेसे जैसे नायलॉन है, तो नायलॉन भी इसी कैटेगरी में आता है। पॉलीएस्टर है, पॉलीएस्टर भी इसी कैटेगरी में आता है। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने जो कि वृहद आणविक कोलाइडी सोल के उदाहरण है। इसी प्रकार इसी कैटेगरी में तीसरा आता है संगुणित आणविक कोलाइड। कौन से वाला? संगुणित आणविक कोलाइड। संगुणित आणविक और कोलाइड, संगुणित आणविक कोलाइड याद रखना। इसे मैं बोलूंगा सोल, संगुणित आणविक सोल या संगुणित कोलाइडी विलयन। कहीं कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। कोलाइडी विलयन और सोल एक ही बात होती है केमिस्ट्री के अंदर। तो अब हम संगुणित आणविक कोलाइडी विलयन की बात करते हैं। जब कोलाइडी विलयन में
परिक्षिप्त प्रावस्था के कण अगर कम सांद्रता में हो, कम मात्रा में उपस्थित हो, तो बना हुआ कोलाइडी विलयन विद्युत अपघटे की तरह काम करता है। सुनिए मैं क्या कह रहा हूं कि जब परिक्षिप्त प्रावस्था अगर ये किसी कोलाइडोसोर में कम मात्रा में उपस्थित हो, कम सांद्रता में उपस्थित हो, तो फिर बना हुआ कोलाइडोसोर याद रखना विद्युत अपघटे की तरह काम करता है। किसकी तरह? विद्युत अपघटे की तरह कार्य करता है। अगर किसी कोलाइडोसोर में, कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था कम सांद्रता में हो, कम मात्रा में उपस्थित हो, तो वह बना हुआ कोलाइडी विलयन विद्युत अपघटे की तरह व्यवहार करता है, विद्युत अपघटे की तरह कार्य करता है। अब विद्युत अपघटे क्या होता है? विद्युत अपघटे वो होता है जो कि किसी विलायक में डालने पर और आयनों में विभाजित हो जाता है, या किसी विलायक में डालने पर और वो उसे स्कंदित कर देता है। किसी विलायक में डालने पर वह आयनों में स्वयं विभाजित हो जाता है, या किसी विलायक में डालने पर और विलायक को स्कंदित कर देता है, जमा देता है, तो उसे विद्युत अपघटे कहा जाता है। तो जब किसी कोलाइडी विलयन में और परिक्षिप्त प्रावस्था अगर कम सांद्रता में हो, तो ऐसा बना हुआ कोलाइडी विलयन विद्युत अपघटे की तरह व्यवहार करता है। और अगर कोलाइडोसोर में परिक्षिप्त प्रावस्था अधिक मात्रा में हो, परिक्षिप्त प्रावस्था कैसी हो? अधिक मात्रा में हो, अधिक सांद्रता में हो। कौन? परिक्षिप्त प्रावस्था। अगर परिक्षिप्त प्रावस्था अधिक मात्रा में हो, अधिक सांद्रता में हो, तो वह बना हुआ विलयन कोलाइडी विलयन की तरह व्यवहार करता है। यानी मैं बोलूंगा वास्तविक कोलाइडी विलयन, तो बना हुआ विलयन वास्तविक कोलाइडी विलयन जो होते हैं उनकी तरह व्यवहार करता है। तो ऐसे कोलाइडी विलयनों को संगुणित आणविक कोलाइडी विलयन कहा जाता है। मैं दोबारा फिर बताता हूं। अगर किसी कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था कम मात्रा में घुली हुई है, कम सांद्रता में घुली हुई है, तो वह कोलाइडी विलयन तो बन जाएगा, लेकिन वह कोलाइडी विलयन विद्युत अपघटे की तरह काम करेगा, अर्थात दूसरे पदार्थों को स्कंदित करने का कार्य करेगा। और अगर किसी कोलाइडोसोर में वो परिक्षिप्त प्रावस्था, थोड़े वाली अवस्था आप आवश्यकता से अधिक मात्रा में ले लेते हो, ज्यादा मात्रा में ले लेते हो, तो मैं कहूंगा कि जब परिक्षिप्त प्रावस्था अधिक मात्रा में उपस्थित हो, तो बना हुआ कोलाइडोसोर है वो वास्तविक कोलाइडोसोर, वास्तविक कोलाइडी विलयन की तरह व्यवहार करता है। तो ऐसे कोलाइडी विलयनों को संगुणित कोलाइडोसोर कहा जाता है। और इसमें याद रखना, उदाहरण के तौर पर साबुन का जलीय विलयन ऐसा ही होता है। साबुन का जलीय विलयन संगुणित आणविक सोल होता है, साबुन का जलीय विलयन। इसके अलावा आप डिटर्जेंट जो ले रहे हो, तो डिटर्जेंट ले लीजिए, डिटर्जेंट वो भी याद रखना, उनका जलीय विलयन भी और आपके संगुणित सोल की भांति व्यवहार करता है।